नमस्कार जोहार। भारत स्वाभिमान न्यास पतंजलि योग पीठ के तत्वावधान में देवघर के अंजुला मेंशन होटल में संथाल परगना कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से भारत स्वाभिमान न्यास के केंद्रीय प्रभारी राकेश कुमार मित्तल, राज्य प्रभारी रास बिहारी तिवारी, संरक्षक संजय मालवीय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही कार्यक्रम के बारे में किसने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज पतंजलि परिवार की तरफ से बैठक था, उसमें हरिद्वार से आए हुए थे और ये बैठक में यही डिस्कस हुआ कि आगे जितना योग करवा सकते हैं योगा फैलाइए और योगा से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो वही बताए, उसी में बैठक था। महिलाओं की कैसी सहभागिता रही आज के इस मीटिंग में? बहुत ज़्यादा रही, सारी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिए और सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुए। तो ये जिला स्तर पे था या संथाल परगना स्तर पे था? संथाल। अच्छा। आज भारत स्वाभिमान न्यास पतंजलि योग समिति के तत्वाधान में पूरे संथाल परगना की बैठक हुई, जिसमें 6 जिले के जिला प्रभारी और सक्रिय कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए। मुद्दा क्या था? मुद्दा योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से मुख्य केंद्रीय प्रभारी परम आदरणीय राकेश भैया जी का आगमन हुआ और जो स्वामी जी का संकल्प है, जो सपना है, हर घर में योग को पहुंचाना है, योग के माध्यम से समाज और भारत को स्वस्थ निरोग बनाना है, उसको लेकर के जगह जगह पर हर गली मोहल्ला में निःशुल्क योग शिविर लगे, इसको लेकर के ये कार्यक्रम किया गया। आयोजन का पर्पस कार्य समिति की बैठक थी और संथाल परगना के सभी जिले के जो जिला प्रभारी थे हमारे और पदाधिकारी, उसकी एक बैठक थी। और हरि की नगरी हरिद्वार से पतंजलि परिवार की केंद्रीय प्रभारी भाई राकेश मित्तल जी आए हुए थे। उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की और संथाल परगना में योग का कैसे प्रचार प्रसार हो, कार्यकर्ताओं की संख्या और कैसे बढ़े, विस्तृत चर्चा की गई और संगठन और मजबूत कैसे हो। महिलाओं की सहभागिता कितनी रही? तो महिला बहुत जागरूक हो रही है और महिलाओं का योगदान पतंजलि परिवार में हमेशा से रहा है और आने वाला समय नारी शक्ति का है। अभी आप न्यूज़ वगैरह में नारी शक्ति वंदन का प्रचार प्रसार हो ही रहा है। तो महिलाएं बढ़ चढ़कर योग में हिस्सा ले रही है। वो अपने घर के साथ साथ अपना भी स्वास्थ्य का ख्याल रख रही है योग में। पूरे भारत को आप योग के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही कहना है, धन संपत्ति तो आप बहुत कमाएंगे, बहुत संचय करेंगे, एक एक शरीर की कीमत अगर आप जानेंगे तो योग की तरफ आपका झुकाव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। योग से शारीरिक स्वस्थता है वो बनी रहेगी। तो मेरा तो सबसे यही कहना है, सभी से आग्रह रहेगा कि आप योग करें, योग रहे निरोग। नमस्कार, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में, देवघर में जो ये कार्यक्रम हुआ, आपका शिरकत हुआ यहाँ पे, तो इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं सर, क्या था ये कार्यक्रम? देखिए, पतंजलि योग पीठ परिवार के अलग अलग कार्यकर्ता, योग शिक्षक एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हमें भारत के हर गांव में, हर गली मोहल्ले में निःशुल्क योग की कक्षाएं स्थापित करनी है। उसी उद्देश्य को लेकर देवघर में अभी अपने देवघर के आसपास के 6 जिलों की बैठक यहाँ पर थी, जिसमें जो बरसात में कक्षाएं बंद हुई, कोरोना काल में बंद हुई, उनको दोबारा से कैसे शुरू करें, कैसे लोगों को घर से योग करने के लिए प्रेरित करें, किस प्रकार से योग की कक्षाएँ बढ़ाएँ, कैसे लोगों को हम योग की ट्रेनिंग देकर उनको योग शिक्षित बनाकर, ताकि उनको योग के लिए किसी के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं पड़े। व्यक्ति 23 घंटे अपना काम करे और 1 घंटे अपने खुद के लिए खुद योग करे और दूसरे लोगों को योग करवाए। तो सर, अगर हम टाइम स्लैब की बात करें, 10 साल पहले का भारत, अभी का भारत और 10 साल के बाद का भारत, आप कहाँ तक देखते हैं उसे? देखिए, इसको अलग अलग दृष्टिकोण की हम बात करें तो अगर हम देखें, एक समग्रता से देखें तो भारत, देखिए 10 साल पहले 2014 से पहले भारत की स्थिति कुछ और थी। इन 10 सालों में भारत ने राजनीतिक तौर पर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ है, भारत का कद बढ़ा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में बढ़ा है। पूरे देश में नेतृत्व के स्तर पर, नीतियों के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर काफ़ी फेरबदल हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 सालों में भारत पूरी दुनिया की विश्व शक्ति बनेगा। अभी G20 का सम्मेलन भी हुआ और पूरी दुनिया में भारत का ओरा, भारत का कद बढ़ा है और दुनिया के देशों ने भारत को गंभीरता से लेना शुरू किया है। और इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है कि आने वाले 10 सालों में भारत के लोगों की कर्मठता से, उनकी ऊर्जा से, उनके पुरुषार्थ से, उनकी मेधा शक्ति से आज भी पूरी दुनिया को हम जो चला रहे हैं, पूरी दुनिया में डॉक्टर हमारे हैं, इंजीनियर हमारे हैं, पूरी दुनिया की जितनी बड़ी MNCs हैं उनको लीड करने का काम भी भारत कर रहा है। भारत की मेधा शक्ति कर रही है, भारत का DNA कर रहा है। तो निश्चित तौर पर भारत तो विश्व शक्ति पहले भी था, आज भी है और आने वाले समय में जो कुछ आंकड़ों के तौर पर कुछ चीज़ें होनी हैं, वो चीज़ें मुझे लगता है आने वाले समय में 10 सालों में होंगी। आप सर पतंजलि योगपीठ से जुड़े हुए हैं और वैसे युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा जो मतलब अपने एम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, नशा की तरफ उनका झुकाव बढ़ता जा रहा है, वैसे युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, फार्मा की, ड्रग की, नशे की बहुत बड़ी लॉबी है और इसमें पैसा बहुत है और ये जो लॉबी है ये कई बार प्रशासन को भी अपने प्रभाव में ले लेती है, राजनीतिक दलों को भी अपने प्रभाव में ले लेती है और निश्चित तौर पर युवा बहुत आसानी से उसके शिकार हो जाते हैं। तो युवाओं के लिए तो यही संदेश है कि वो अपने आदर्श शहीद भगत सिंह को, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, चंद्रशेखर आज़ाद को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को माने, महाराणा प्रताप को, छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आंखों के सामने देखते हुए, उसको रखते हुए अपना समय और शक्ति सृजन में लगाएं कि पूरे देश में देश के युवाओं का जो ब्रेन है वो पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। तो भारत के हर युवा के ब्रेन में इतनी शक्ति है कि वह सृजन में लगे तो बहुत बड़ा काम कर सकती है और निश्चित तौर पर वो यदि संयम के मार्ग पर चलेंगे, आत्मकल्याण के मार्ग पर चलेंगे, योग के मार्ग पर चलेंगे और थोड़े से विवेकशील होकर सोशल मीडिया का प्रयोग कम करेंगे और अपनी शक्ति को सृजन में लगाएंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो युवाओं को किसी भी प्रकार से नशे को, कई बार देखिए नशे की गिरफ्त में हम क्यों आते हैं, क्योंकि सबसे पहले नशे को ग्लैमराइज किया जाता है। आज हम देखते हैं तो सरकारों की मजबूरियां हो सकती हैं कि हर जगह चौराहों के ऊपर, आप दिल्ली NCR में जाते हैं तो चौराहों के ऊपर जो मेन चौराहे हैं वहाँ पर आपको हॉस्पिटल में, आपको कॉलेज में, आपको मंदिर में उतनी चमक दिखाई नहीं देगी जितनी चमक शराब के ठेकों पर दिखाई देगी। जी जी। तो ये सब शराब माफिया का, ड्रग माफिया का ये एक षड्यंत्र है। तो इसमें युवाओं को अपने विवेक से काम लेते हुए कि ये शराब का नशा इतना खतरनाक है, चरस का, हेरोइन का, शराब का, गांजे का, अफीम का, या मैं यूँ कहूँ तो ये सब तो बहुत बड़ी बातें हैं, इनका तो कितना खतरनाक है उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन जो स्मोकिंग भी, एक बार कोई व्यक्ति एक बार स्मोकिंग करता है तो 8 सेकंड के अंदर जो स्मोकिंग का निकोटीन है वो उसके ब्लड से लेकर ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो ये बहुत खतरनाक नशा है और एक बार किसी व्यक्ति ने साधारण सिगरेट भी पी ली, तंबाकू या पान मसाला भी खा लिया तो वो जो ब्लड के अंदर जो चेंजेज आते हैं वो ट्रिगर कभी भी हो सकता है। तो एक बार भी कभी भी शौक में, देखा देखी, किसी के लिहाज में, किसी के प्रभाव में, किसी फैशन के नाम पर, किसी सोशल मीडिया के या फोटोग्राफी के नाम पर भी नशे को चखना भी नहीं चाहिए। नशे के अंदर वो ताकत है कि एक बार नशे को किसी ने चख लिया तो वो उसको उसका गुलाम बना लेता है और उसके बाद बुद्धि काम नहीं करती, ब्रेन काम नहीं करता और नशे की एक बार एक डोज ले ली तो उसके बाद दूसरी डोज लेनी पड़ेगी, तीसरी डोज लेनी पड़ेगी, चौथी डोज लेनी पड़ेगी। और नशा करने के बाद, नशे की डोज लेने के बाद व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की नौकरी, व्यक्ति का घर परिवार सब कुछ नष्ट होता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहाँ नशे के लिए लोगों ने नृशंस हत्याएं की, क्राइम किए, नशे के लिए अपना जिस्म बेच दिया, नशे के लिए बहुत सी बीमारियों के शिकार हो गए। तो ये एक बड़ी समस्या नशे की है। नशा माफिया अपने प्रभाव से पुलिस प्रशासन से लेकर सारे प्रशासन को प्रभाव में ले लेता है। तो इससे बचाने के लिए कोई प्रशासन आने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर आने वाला नहीं है, कोई सरकारें आने वाली नहीं है। ये तो हमें और आपको जागरूक होकर इससे बचना है। सर अंतिम प्रश्न या फिर लोगों के लिए सलाह अगर मैं जानना चाहूँ कि आज की डेट में भारत यानी पूरे विश्व में अंग्रेजी दवाओं से लोग पूर्ण रूपेण जकड़ चुके हैं। मतलब छोटी छोटी अगर फीवर भी होता है, हेडेक भी होता है तो इमीडिएट वो क्या करते हैं कि अंग्रेजी दवाओं का सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे घर में भी होता है ऐसा। तो वैसे दवाओं से मुक्ति के लिए योग के माध्यम से आपका क्या संदेश होगा? देखिए, निश्चित तौर पर मैं नहीं कहता, या इसलिए नहीं कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, योग को मानते हैं। आज दुनिया में सैकड़ों रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। योग का प्रभाव
केवल शरीर के किसी अंग पर, किसी बीमारी पर नहीं, बल्कि नींद से लेकर मन के ऊपर, ब्रेन के ऊपर भी होता है। ऐसी सैकड़ों रिसर्च देश विदेश में हो चुकी हैं। तो योग किसी भी प्रकार से दर्द से मुक्ति पाने का, किसी भी प्रकार की बीमारी के मुक्ति पाने का सबसे सरल, सबसे सहज, साइड इफेक्ट रहित वैज्ञानिक समाधान है। और योग से इन सारी चीज़ों का समाधान हो सकता है। आयुर्वेद हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने दिया है। हमारे देश में खान पान क्या करें, कैसे करें, आहार विहार क्या हो, दिनचर्या क्या हो, किस प्रकार से हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना है, ये आयुर्वेद और योग हमारे आप में, हमारे यहाँ संपूर्ण विज्ञान है। और इस विज्ञान पर चलकर हमें किसी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 200 साल पहले जब एलोपैथी नहीं थी, जब कोई पेन किलर नहीं था, जब जांच लैब नहीं थी, जब एम्स जैसे हॉस्पिटल नहीं थे, जब दवा कंपनियां नहीं थी, जब फार्मा कंपनियां नहीं थी, तो भी अपने देश में ऐसे लोग थे जो 100-100 साल तक जीवित रहते थे। 100-100 साल तक बिना बीपी के, बिना कोलेस्ट्रॉल के, बिना डायबिटीज़ के, बिना थायराइड के रहते थे। तो ये एक कुचक्र है, एक बड़ा षड्यंत्र है। फार्मा कंपनी अपने टारगेट सेट करती हैं, और ये फार्मा कंपनी जो दवा कंपनी है, ये फार्मा और दवा कंपनी है, ये हेल्थ कंपनियां नहीं। इनका उद्देश्य लोगों को ठीक करना नहीं है, इनका उद्देश्य लोगों को बीमार करना है, लोगों को बीमार रखना है, ताकि लोग जीवित रहें, लोग बीमार रहें, लोग इनकी दवा खाएं, ये अपनी बिक्री बढ़ाएं, और उस बिक्री के मुनाफे के आधार पर ये कंपनियां अपना साइज बढ़ाती चली जाएं। ये फार्मा लॉबी का षड्यंत्र है कि दुनिया के हर व्यक्ति को शारीरिक तौर पर स्वास्थ्य का गुलाम बनाना है। और उस गुलाम बनाने के लिए ये कंपनियां जॉनसन एंड जॉनसन जहाँ एक और कैंसर को ठीक करने की दवा बनाती है, वहीं दूसरी ओर ऐसा पाउडर भी बनाती है जिससे कैंसर होता है। तो ये सब जितनी फूड कंपनियां हैं, जितना डिब्बाबंद बनाने वाली कंपनियां हैं, इनके जो हानिकारक प्रभाव है वो देश के सामने, दुनिया के सामने आ रहे हैं। लेकिन ये लॉबी इतनी खतरनाक है कि आप सोचें कि कोई सरकार कानून बनाएगी, या कोई WHO आपकी रक्षा करने के लिए आएगा, कोई यूरोपियन मेडिकल एजेंसी आपको बचाने के लिए आएगी, कोई डायबिटिक एसोसिएशन आपको बचाएगी, तो कोई आपको बचाने वाला नहीं है। हमें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। और उसका सबसे आसान तरीका है कि हम उसी मार्ग पर चले जिसके ऊपर हमारे दादा परदादा चलते थे, जिसमें हमारी दादी और नानी चलती थी। जैसा वो खाते थे, जैसा वो जीते थे, जैसा वो सोचते थे, जैसा वो रहते थे, वैसा हम रहना शुरू कर देंगे, तो हमें किसी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।